So welcome all. Welcome to MR classes. Today we'll start very first chapter of class 11th for the subject physics. So in class 11th, if you choose science as a stream, either mathematics or either biology, physics will be your common subject. आप चाहे बायोलॉजी या आप मैथ्स लीजिए, दोनों फिजिक्स क्या रहता है, कॉमन रहता है. इफ यू आर चूजिंग साइंस, सो फर्स्ट वर्ड व्हाट इज साइंस. अगर मैं बात करता हूं साइंस में क्या है और साइंस का क्या क्या स्कोप है, थोड़ा सा बारे में बताऊंगा आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज साइंस? इफ आई से साइंस, देन व्हाट इज इन योर माइंड, व्हाट यू विल थिंक, व्हाट इज साइंस? सबसे पहली चीज आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए, साइंस क्या है. अगर आप साइंस ले रहे हो तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि साइंस क्या है और इसका क्या क्या स्कोप है आगे जाके. साइंस लेके क्या करना है मुझे, वो तो पता होना चाहिए दिमाग में. तो साइंस है क्या एक्चुअली? यू नो, साइंस इज ए लैटिन वर्ड डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया. एक लैटिन वर्ड है साइंटिया, उससे हमने डेराइव किया है साइंस वर्ड को. एंड मीनिंग ऑफ दैट वर्ड टू नो. टू नो का मतलब क्या हो गया? किसी चीज को जानना, किसी चीज को जानना. दैट मीन्स साइंस इज द नॉलेज acquired by experience and experiments. We are gaining knowledge in day to day life. हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नॉलेज लेते हैं, नहीं लेते हैं? Some knowledge by the experiment, some knowledge by the experience in our surroundings. हम किसी चीज को एक्सपीरियंस करते हैं, भाई ये चीज ऐसे हो रही है, ये चीज ऐसे हो रही है. That is the part of the experience. That is the part of the experience. So science is a knowledge acquired by experience and experiments. एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपीरियंस से जो नॉलेज एक्वायर्ड होता है, दैट इज नोन एज साइंस. नाउ व्हाट इज द स्कोप ऑफ साइंस? What is the scope of science if you are choosing stream as a science in class 11th क्लास में आप साइंस लेते हो तो आपके दिमाग में क्या होता है, आप किस लिए लेते हो? तो सबसे पहली चीज दिमाग में बच्चे को होती है कि आई विल बिकम ए डॉक्टर और आई विल बिकम ए इंजीनियर. पहले दिमाग में क्या आता है कि मैं डॉक्टर और इंजीनियर ही बनूंगा. इसके अलावा भी साइंस के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं. If you are choosing science in 11th class and in 12th class, that means lot of ways is open for you. सारे रास्ते आपके आफ्टर 12th खुले हुए हैं. ऐसा नहीं है कि आपने 11th में साइंस ले ली तो पूरी जिंदगी भर आपको साइंस के साथ रहना जरूरी है, ऐसा भी नहीं है. अब देखिए, एक साइंस का स्टूडेंट जो होता है, उस स्टूडेंट को बेनिफिट क्या होता है? उसके लिए आर्ट्स के सारे एग्जाम वो दे सकता है. ऑल एग्जाम ऑफ द आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज के जितने भी एग्जाम होते हैं, ही और शी कैन गिव. ह्यूमैनिटी के सारे एग्जाम दे सकता है साइंस का स्टूडेंट. कॉमर्स के सारे एग्जाम भी दे सकता है. कॉमर्स के सारे एग्जाम वो दे सकता है. एंड प्लस साइंस के तो देगा ही देगा. अब साइंस में एक प्रॉब्लम आती है इसके कि साइंस में अगर बायो है तो वो नीट दे सकता है, डॉक्टर की ओर जा सकता है. अगर मैथ्स है तो वो इंजीनियरिंग कर सकता है. अब बायो वाला बच्चा इंजीनियरिंग नहीं कर सकता है और मैथ्स वाला बच्चा नीट नहीं कर सकता. ये एक थोड़ी सी दिक्कत है. और साइंस वाला हर एक एग्जाम दे सकता है. आफ्टर 12th साइंस का स्टूडेंट बीए भी कर सकता है. आफ्टर 12th साइंस का स्टूडेंट बीकॉम भी कर सकता है. पर आर्ट्स का स्टूडेंट कभी बीएससी नहीं कर सकता है. साइंस का स्टूडेंट नॉर्मली बीएससी करता है, पर आर्ट्स का बीएससी नहीं कर पाएगा. साइंस वाला बीएससी कर सकता है, बीकॉम कर सकता है, बीए कर सकता है, अगर उसका मन चेंज हो गया तो. ठीक है. दूसरी चीज, जितने भी एग्जाम होते हैं, अगर आप साइंस मैथ्स के साथ जा रहे हो तो इस इंडिया के अंदर ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, एक केवल नीट को छोड़ के जो बायो के रिलेटेड है, बाकी सारे एग्जाम आप दे सकते हो. ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है. आप एसएससी दे सकते हो, यूपीएससी, एलएलबी के लिए. ठीक है. जितने भी एग्जाम होता है, एनएलयू का जो होता है, क्लेट की तैयारी आप कर सकते हो. सारी चीजें आप साइंस कर सकते हो. और दूसरी मजे की बात सुनिए, जितने भी एग्जाम होते हैं, टॉप एग्जाम जो होते हैं, सीए के एग्जाम भी, उसके अंदर आजकल टॉप स्टूडेंट ऑलवेज फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड.
जितने भी अभी आप यूपीएससी का रिजल्ट आया थोड़े दिन पहले देखिए, जो आईएएस बनते हैं उसके अंदर टॉप 20 में से 14 आर इंजीनियर्स। 20 में से 14 कौन है? इंजीनियर। और ऑल 20 आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। ऑल 20 आर फ्रॉम, वो आर्ट्स लेने वाला सोचता ना मैं तो आगे जाकर आईएएस बनूंगा, उसके लिए वो भी शेप नहीं छोड़ा साइंस वालों ने। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? व्हाट इज द रीजन? ऐसा क्यों हो रहा है? साइंस वाले इतने आगे क्यों बढ़ पा रहे हैं? कोई इसके पीछे लॉजिक है? इसका कारण क्या है? बिकॉज ए स्टूडेंट फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड हैव द साइंटिफिक अप्रोच टू लर्न द थिंग। उसके पास एक साइंटिफिक अप्रोच होती है कि नई चीजें कैसे सीखें और किस तरह से उसको एनालाइज करें। क्योंकि फ्रॉम द क्लास 11th he work in the competency based questions. He use his or her mind how to solve the problem with the minimum way. मिनिमम एनर्जी के साथ मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है वो कहाँ सीखता है? वो साइंस के अंदर सीखता है। वो रटना नहीं सीखता साइंस के अंदर। साइंस के अंदर वो बेसिक कंसेप्ट समझने की कोशिश करता है और वो बेसिक कंसेप्ट उसको क्या करता है? आगे बड़े बड़े एग्जाम को क्लियर करने में हेल्प करता है। दूसरी चीज, साइंस के अंदर जो पर्सन जो पढ़ता है उसकी सिटिंग पावर, एक साथ बैठ के पढ़ने की जो सिटिंग पावर होती है, दैट इज द वेरी वेरी हायर देन द अदर स्टूडेंट्स। आप साइंस के स्टूडेंट को एक साथ घंटे बोल दिए कि 6 घंटे बैठ के बेटा पढ़ना तो पढ़ लेगा। वही अगर एक आर्ट्स के स्टूडेंट को बोला कि 6 घंटे बैठ के पढ़ना तो उसके माथा लाल हो जाएगा पूरा। वो कभी नहीं, उसकी क्योंकि उसकी हैबिट ही नहीं बनी, उसकी हैबिट ही नहीं बनी। बट इन साइंस इफ ए स्टूडेंट यूज साइंस इन हिज करियर फ्रॉम 11th क्लास, he or she must have the habit to study at least 6 or 7 hours per day, क्योंकि उसके बिना उसका काम हो नहीं रहा है। He or she have to learn some concept, और for concept clearing person required time। क्या चाहिए उसके लिए? उसको टाइम चाहिए, एकदम से कंसेप्ट समझ में नहीं आता है। If I want to learn that how this camera is working, so lot of things are behind this one। केवल अपन को देखना, अपन कैमरा के बटन दबा के फोटो, कोई भी फोटोग्राफर खींच लेगा। अब उस फोटोग्राफर के फोटो जो खींचा उसके पीछे क्या क्या साइंटिफिक मेथड लगे हैं वो उसको नहीं पता है। तो दैट ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और वो कौन सीखता है? स्टूडेंट फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड। ही लर्न कि कैसे ये चीजें काम कर रही है, कैसे कौन चीजें मॉडर्न काम कर रही है, उसके अंदर डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, बैकग्राउंड क्या है उसके पीछे। जैसे अपन आजकल कंप्यूटर का यूज करते हैं, उस कंप्यूटर का यूज में अपने बटन दबाते ही पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन अपने पास आ जाती है। अब वो ऑल ओवर वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन अपना बटन दबा के सीख ली, कंप्यूटर ऑपरेटर जानता है कि मुझे बटन दबा करना, पर वो कैसे फेच आउट हुई, कैसे आई उसके अंदर, कहां से डेटा आया, उसका बैकग्राउंड जो वर्क है वो कौन जानता है? साइंस का बैकग्राउंड का स्टूडेंट इसको जान पाएगा, बाकी थोड़ी जान पाएगा। आर्ट्स वाला बहुत अच्छा, आप देखते हो ई-मित्र पे काम करने वाला बच्चा अच्छे से काम करता है, पर वो पीछे क्या हो रहा है वो कौन सीखता है? वो साइंस का स्टूडेंट सीखता है। ठीक है, सो दैट इज द बेसिक लॉजिक बिहाइंड दिस। सो if you are choosing science as your subject in 11th and 12th class, that means you are opening the lot of ways for your futures। आप अपने फ्यूचर्स के सारे रास्ते क्या कर रहे हो? ओपन कर रहे हो सारे रास्ते। आप चाहा 11th के बाद आपका 12th के बाद मन हो गया कि अब नहीं साइंस नहीं पढ़ना, मुझे कुछ और वे में जाना, मुझे सीए बनना है, मुझे आईएएस करना है, मुझे जैसे हर एक स्टेट गवर्नमेंट का आरएस का एग्जाम होता है, सब होता है। तो वो एग्जाम में आपको अगर 11th-12th का जो साइंस का नॉलेज, दैट इज वेरी वेरी यूजफुल। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास जो साइंस के नॉर्मली जो हमारे पास 3 पार्ट होते हैं, पी सी एम, या कोई लोग लेते हैं पी सी बी, और आपके पास एक चॉइस ये भी होती है पी सी एम बी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो भी आप चूज कर सकते हो एक साथ। अगर आपने मैथ्स और बायो चूज कर लिया तो आपका एक कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है इन ओवर इंडिया दैट यू कांट क्वालिफाई। सारे एग्जाम दे सकते हो। आपने दोनों सब्जेक्ट लिए तो आप बायो के साथ नीट भी ले सकते हो, मैथ्स के साथ आप एनडीए कर सकते हो, सीडीएस, जो भी जितने भी एग्जाम होते हैं डिफेंस के सारे आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट होता है। अब जो अपना सब्जेक्ट मैं अपने पास आपके साथ डिस्कस करूंगा, दैट इन माय कोचिंग दैट सब्जेक्ट आई विल टीच, दैट इज फिजिक्स। Physics. If you want to join offline coaching, address of my coaching, that is near to Vidyashram School. Near to Vidyashram School. You can join with us for offline batches for the NEET, JEE, Foundation, all things. We will discuss all the basic concept of the NEET, all the basic concept of the JEE with the 11th class. 11th is very important for you all.
and very important subject, that is physics. Very easy subject also, normally I say, but this is in another way. It is very easy if you are study regularly. If you learn the thing in a conceptual way, then it is very easy. Otherwise, it is become very difficult. Other subject that I will teach here also, that is the mathematics. So here, then we are discussing about the physics. What is the physics? What is physics? When you think about physics, what is physics? That science we know, that is the knowledge acquired by experience and experiment. One part of the science, that is the physics. One part of the science, that is the physics. Now what is the physics? Physics क्या है? So physics is study of nature. Study of nature. Or we can say study of natural phenomena. Study of natural phenomena. Study of natural phenomena. What are the natural phenomena? What are the natural phenomena? जैसे आपको बोला कि natural phenomena, study of natural phenomena means I am speaking and you are listening my voice. That means it is a natural phenomena. That means sound is propagating from my mouth to your ear. That is the one natural phenomena. I can write, I can listen, I can jump, I can walk, I can hear. These all are the natural phenomena. So all the natural phenomena is basic logic that we will discuss in the physics. How we will measure the anything. That is the length, that is the mass, time, what is the intensity of this light, what is the temperature of this room. That all included in the physics. All included in the physics. ये सारी की सारी चीजें किसमें आएगी? फिजिक्स के अंदर. तो all the natural phenomena we will discuss in the physics. Physics is the branch of science in which we deals with the natural phenomena. Branch of science in which we deals with the natural phenomena. Now in physics, the things that become very important, that is physical quantities. Physical quantities. What are the physical quantities? What are physical quantities? In physics, we required physical quantities. So quantities which can be measured. Quantities which can be measured, that is known as physical quantities. So quantities which can measured is known as physical quantity. If I want to measure the length of this table, I can measure. So this is a physical quantity. That means length is a physical quantity. If I want to measure the mass, I can measure. So mass is a physical quantity. If I want to measure the beauty of someone, can I measure? So that is not the physical quantity. We can't define beauty of anyone. हम किसी ब्यूटी को किसी को डिफाइन कर सकते हैं क्या? ब्यूटी की कोई लिमिट थोड़ी होती है. कोई लिमिट होती है क्या? बोले कि ये बहुत सुंदर है, वो कितना सुंदर है या कितनी सुंदर है उसके बारे में तो नहीं पता. वो आपकी आंखों पर डिपेंड कर रहा है आपको कितनी सुंदर लग रहा है या नहीं लग रहा है. So that is not a physical quantity. So physical quantity are the quantities which we can measure. और जिस चीज को हम मेजर नहीं कर सकते, that is not a physical quantity. If I say I am feeling good, how much good that I not know and that I can't measure. जिसको हम मेजर नहीं कर, मैं कितना अच्छा फील कर रहा हूं या आप कितना अच्छा फील कर रहे हो, उसकी कोई लिमिट तो नहीं है. तो दैट इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी. वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. If you are listening something, what is the amount of the sound that you are listening, that we can measure. कई बार अपन बोलते हैं ना, जब आप क्रिकेट के सब दीवाने होंगे, क्रिकेट मैच देते हैं, उसमें बोलते हैं कि जब धोनी साहब क्रिकेट खेलने आते हैं तो वो बोलते हैं कि 100 dB का साउंड प्रोड्यूस हुआ. तो साउंड मेजर किया नहीं किया, वो साउंड का हुआ मेजर. तो साउंड इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट वी कैन मेजर. इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वी कैन मेजर, दैट इज ए फिजिकल क्वांटिटी.
अब धोनी आया, उसको देख के हमें अच्छा लगा, वो कितना अच्छा लगा उसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। जैसे अभी आईपीएल का सीजन आप चल रहा, देखते हो धोनी जब आता तो पूरा ग्राउंड क्या होता है, एकदम से हाइप क्राउड क्रिएट होता है। तो आप देखना टीवी के अंदर साइड में एक लिखा आता है कि इंटेंसिटी ऑफ द साउंड दैट इज मेजर्ड, कि इतने डीबी का साउंड प्रोड्यूस हुआ। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड दैट वी कैन मेजर। बट धोनी को देख के अपन कितने खुश हुए, हाउ वी आर हैप्पी। तो वो हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं क्या? उसको हम लोग मेजर नहीं कर, दैट इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। दैट फिजिकल क्वांटिटी आर क्वांटिटीज विच वी कैन मेजर। जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, दैट आर दी फिजिकल क्वांटिटीज, वो होती है फिजिकल क्वांटिटीज। नाउ टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, व्हाट आर द टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज? कितने टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती है? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। How many types of physical quantities are there? You know, how many types of physical quantities are there? So basically, the quantities which we can measure, we will divide that in three part. We will divide in three part. Three types. Number one, fundamental physical quantities. Fundamental physical quantity. Number two, derived physical quantity. Derived physical quantities. And number three, supplementary physical quantity. Supplementary physical quantity. So we have three kind of physical quantities. Number one, fundamental. Number two, derived. And number three, supplementary. Number three, supplementary. ठीक है? So three type of physical quantities we have: fundamental, derived and supplementary. तीन टाइप के हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. सो व्हाट आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज? कौन कौन सी होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज? सो इन फिजिक्स 7 fundamental quantities are defined. Fundamental quantities means quantities which are independent. Which are independent, जो किसी पे डिपेंड नहीं करती है, that is known as fundamental physical quantity. जो अपने आप में स्वतंत्र है, उसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. एंड इन फिजिक्स 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर डिफाइन. कितनी डिफाइन है? 7. नंबर 1, मास. नंबर 2, लेंथ. नंबर 3, टाइम. नंबर 4, टेम्परेचर. नंबर 5, इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट. नंबर 6, ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ल्यूमिनस इंटेंसिटी. नंबर 7, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अमाउंट ऑफ
substance. So we have these 7 fundamental physical quantities: mass, length, time, temperature, electric current, luminous intensity and amount of substance. ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती है, तो दीज आर नॉन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. क्या बोलेंगे इसको? फंडामेंटल. अब इन्हीं क्वांटिटीज को लेके हम लोग दूसरी क्वांटिटीज जो बनाते हैं, दैट आर नॉन एज द डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज. क्या बोलेंगे उसको? तो सेकेंड टाइप, दैट इज डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. Derived physical quantities are the quantities which depends on fundamental quantity. किस पे डिपेंड करेगी? फंडामेंटल. तो quantities which depends on fundamental physical quantity. जो फंडामेंटल पे डिपेंड करेगी, दैट इज नॉन एज डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. नॉन एज डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज. लाइक इफ आई से एरिया, area is a derived physical quantity. Why? Because to find the area we will apply length into length, length into length. होता है कि नहीं होता है भाई? आप चाहे लेंथ लीजिए, इफ आई से एरिया ऑफ ए स्क्वायर, साइड इंटू साइड, साइड ऑफ द स्क्वायर दैट इज ए लेंथ. एरिया ऑफ द रेक्टेंगल L इंटू बी, तो है तो लेंथ ही ना, तो हम लेंथ को 2 बार मल्टीप्लाई करते क्या बनता है? एरिया बनता है. सो दैट इज एरिया इज डिपेंड ऑन द लेंथ. Area is depend on length. If I say volume, volume क्या होगा? Length into length into length. होता है कि नहीं होता है? So this is also derived. If I say force, F, F equal to M into A, depend on the mass, and A acceleration also depend on unit of acceleration, that is meter per second square. So depend on the length and time. Length and time. So all these we have infinite number of derived physical quantity. बहुत सारी होती है. तो derived are depends on fundamental. किस पे डिपेंड करेगी? फंडामेंटल में जो डिपेंड करती है, that are known as the derived physical quantity. क्या बोलेंगे बेटा उसको? Derived. And third, that is we have right, that is supplementary physical quantity. Supplementary physical quantity. What are the supplementary physical quantities? Supplementary physical quantities कौन कौन सी है? So we have 2 supplementary physical quantities. Only 2 physical quantities are known as supplementary, जो fundamental भी नहीं है, जो derived भी नहीं है, अलग से जिसको define किया गया है. These 2 are, one is plane angle, one is plane angle, and second one is solid angle. Plane angle and solid angle. So plane angle, normal the angle that you discuss in class 9, 10th, angle between two lines. This is a plane angle. This is a plane angle. Here, this one is plane angle. We write this by theta. This by theta. This is the plane angle. Okay? If this arc length is L, arc length is L, and radius from here to here, this is R, then we define plane angle theta equal to arc upon radius. Theta equal to arc upon radius. Or we can say theta equal to L upon R. L upon R. This is the value of the plane angle. Value of plane angle. Okay. If I say solid angle, आइसक्रीम का कौन देखा आपने? उसके अंदर जो इस टाइप का शेप बनता है आपका, देखा आगे से एरिया टाइप दिखता है आपको. Here this angle,
आइसक्रीम का कौन है ना, उसके अंदर जो एंगल बनता है, स्फीयर के अंदर जो एंगल बनता है, पूरा स्फीयर जो होता है उसमें जो बीच में एंगल बनता है, दैट इज नोन एज द सॉलिड एंगल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा। इफ दिस इज द एरिया, ये क्या है? एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट, एंड दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस, देन सॉलिड एंगल ओमेगा इक्वल टू एरिया अपॉन स्क्वायर ऑफ रेडियस, स्क्वायर ऑफ रेडियस। सो ओमेगा इक्वल टू a upon r square, a upon r square. This is the solid angle. So these two are known as supplementary physical quantities. So we have discussed three kind of physical quantities. First one, fundamental. Second one, derived. And third one, supplement. In fundamental, we have 7 physical quantities: length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity, and amount of substance. In derived, we have lot of quantities like area, volume, force, pressure. जितनी भी आप है वो किस में आती है? derived के अंदर. And in supplementary, we have 2 physical quantities: plane angle, that is arc upon radius, and solid angle, that is area upon radius square. These 3 types of physical quantities we have. Okay. Next one, that is यूनिट। यूनिट क्या होता है? यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन फिजिक्स। अब यूनिट क्यों जरूरी है? क्या जरूरत पड़ गई यूनिट की? मैंने बोला कि 5। अब आप इस 5 को सुनकर आपके दिमाग में क्या आएगा? कोई एक नंबर है। मैंने बोला 10, सुन के दिमाग में क्या आएगा आपका? कोई एक नंबर है। मैंने बोला 100, दिमाग में क्या आएगा? कोई एक नंबर है। कोई मीनिंग नहीं हुआ इनका। तो जैसे ही मैंने बोला 100 kg, व्हाट यू विल थिंक? 100 kg बोला, क्या समझ आप? इट इज मास, इट इज मास। इफ आई से 100 एम्पियर, व्हाट यू विल थिंक? इट इज करंट। तो जैसे ही मैंने एक पीछे सिंबल लगाया छोटा सा, आप उस चीज को समझ गए, आप उस चीज को पहचान गए। तो पहचाने कैसे? इस यूनिट से। किससे पहचाने? यूनिट से। तो यूनिट इज द स्टैंडर्ड नोटेशन to classify physical quantities. With the help of unit, we can identify physical quantities very easily. Without unit, we can't identify. So unit is the standard notation. Standard notation to classify physical quantities. To classify physical quantities. To classify the physical quantities, we will use unit. क्या यूज करेंगे? यूनिट का यूज करते हैं. Now, according to physical quantity, we have 3 types of physical quantities. So we'll define 3 types of unit also. So unit, type of unit, types of unit. So first one, fundamental unit. First one, fundamental unit. Fundamental unit. What are the fundamental units? Like fundamental quantities which are independent. So fundamental unit which are independent. तो क्या होगी? Independent होगी, किसी अदर पे डिपेंड नहीं करेगी. That are known as the fundamental unit. So physical quantities which are independent. Physical quantities which are independent. Which are independent. जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है, दीज आर नॉन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. क्या बोलेंगे इसको बेटा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज. सो हाउ मेनी, सॉरी, विच फिजिकल यूनिट्स, क्या लिखेंगे? वो तो क्वांटिटी की डेफिनेशन लिख दी. किसकी लिखी हमने? यूनिट की. तो फिजिकल यूनिट which are independent, that is known as the fundamental units. How many fundamental quantities we have?
वी हैव 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, दैट मीन्स 7 यूनिट आर देयर. कितनी यूनिट होगी उसकी? 7 यूनिट होगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई से लेंथ. लेंथ measure in meter. The fundamental unit of length, that is meter. Mass, kilogram, kg. Time, that is second. Electric current, electric current, that is ampere. Electric current, ampere. Temperature, temperature, Kelvin. Fundamental unit of temperature, that is Kelvin. Luminous intensity. You know what is the luminous intensity? Intensity of light. जैसे ट्यूबलाइट की कितनी, आप देखते हो ट्यूबलाइट खरीदते हो ना, उसके ऊपर लिखा था ल्यूमेन. क्या लिखा आता है? ल्यूमेन. दैट इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी. इट्स मेजर इन कैंडेला. मेजर इन कैंडेला. एंड लास्ट, दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज मोल. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होगा? मोल. सो दीज सेवंस आर फंडामेंटल यूनिट फॉर द फंडामेंटल क्वांटिटीज. ये सेवंस क्या है? फंडामेंटल यूनिट है. किसके लिए? फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए. किसके लिए है? फंडामेंटल क्वांटिटीज. नेक्स्ट, दैट इज डेराइव्ड यूनिट. दैट इज derived unit. Derived unit. What are the derived unit? Which depends on fundamental units. Which depends on fundamental units. Which depends on fundamental unit. फंडामेंटल यूनिट. जो फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करती है, दैट आर नोन एज द डेराइव्ड यूनिट. फॉर एग्जांपल, इफ आई से एरिया, एरिया इज मेजर इन मीटर स्क्वायर, so that is depend on meter into meter. मीटर इज दी फंडामेंटल यूनिट. स्क्वायर हो गया तो डिपेंड तो किस पे की? मीटर पे की ना. फॉर वॉल्यूम, इट इज मीटर क्यूब. इट इज आल्सो डिपेंड ऑन मीटर. If I say velocity or speed, velocity और speed, unit क्या होती है? मीटर पर सेकंड. दिस इज द डेराइव्ड. एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन, एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन, दिस इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मीटर पर सेकंड स्क्वायर. If I say force, that is Newton, it's also depend on fundamental, like force equal to F equal to ma. F equal to m. Unit of the mass, that is kg. Acceleration meter per second square. So it depend on mass, kilogram, meter and second. So this is also derived. For the pressure, pressure also derived unit. प्रेशर के लिए होती है पास्कल. क्या होता है? इट इज आल्सो डेराइव्ड, बिकॉज यू नो प्रेशर P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. सो यूनिट ऑफ द फोर्स, दैट इज न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर. So that depend, न्यूटन इज डिपेंड ऑन द फंडामेंटल, मीटर इज आल्सो ए फंडामेंटल. है कि नहीं है? तो ये पूरा इस पर डिपेंडेंसी हो गई. ठीक है. फॉर वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी, वी हैव यूनिट जूल. इट इज आल्सो डेराइव्ड. इट इज आल्सो डेराइव्ड. ये चीज क्लियर होगी कि व्हाट आर द डेराइव्ड यूनिट, व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट वन, दैट इज द सप्लीमेंट्री यूनिट. दैट इज द लास्ट टॉपिक फॉर दिस क्लास. सप्लीमेंट्री यूनिट्स. सप्लीमेंट्री यूनिट. तो वी हैव टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज. फॉर दैट वी विल हैव टू यूनिट. दो यूनिट होगी. फॉर द plane angle,
वी हैव यूनिट दैट इज रेडियन, दैट इज रेडियन, जिसको लिखते किससे, RAD से। कंप्लीट प्लेन एंगल जो होता है बेटा ध्यान रखना, कंप्लीट प्लेन एंगल दैट इज 2 पाई रेडियन। कितना होता है कंप्लीट प्लेन एंगल, 2 पाई रेडियन। एक पॉइंट का लॉन्ग जो एंगल बनता है ना, दिस इज नोन एज द कंप्लीट प्लेन एंगल, इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट प्लेन एंगल। एंड सेकेंड वन वी हैव सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल वी हैव यूनिट स्टेरेडियन। क्या होती है, स्टेरेडियन, इसको लिखते हैं SR से। किसे लिखते हैं, SR से, स्टेरेडियन। और कंप्लीट सॉलिड एंगल जो होता है, कंप्लीट सॉलिड एंगल दैट इज ऑफ 4 पाई रेडियन, 4 पाई स्टेरेडियन, सॉरी 4 पाई SR, 4 पाई SR स्टेरेडियन। कंप्लीट प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल मतलब समझते हैं, जो स्पेयर है ना, ये स्पेयर पूरा बना, इसके जो सेंटर में एंगल बनता है हियर, दिस इज द कंप्लीट solid angle, this is the complete solid angle. So we have discussed about type of physical quantities, type of units. एक चीज मैं और कराऊंगा अभी, यूनिट सिस्टम, ताकि हमारा यूनिट का टॉपिक क्या हो जाए, फिनिश हो जाए। सो नेक्स्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सिस्टम ऑफ यूनिट या यूनिट सिस्टम, यूनिट सिस्टम। सो अलग अलग कंट्रीज के अंदर मेजरमेंट के लिए अलग अलग सिस्टम बन गए थे, कि कोई कहां पे किलोग्राम में मेजर कर रहा है, कोई पाउंड में मेजर कर रहा है मास को, कई किस में मेजर कर, ग्राम में मेजर कर रहा है, ठीक है, कई क्विंटल में मेजर करते हैं। तो अलग अलग मास मेजरमेंट की क्या हो गई, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग यूनिट हो गई थी। तो यूनिट सिस्टम बनाए थे, शुरुआत में 3 सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट बने थे। एक बना था MKS सिस्टम, दूसरा बना था आपका FPS सॉरी CGS सिस्टम, CGS सिस्टम, और तीसरा बना था आपका FPS सिस्टम। ये 3 सिस्टम आपके बने थे, बट इन तीनों में प्रॉब्लम क्या आ गई, इन दीज 3 सिस्टम ओनली 3 फिजिकल क्वांटिटीज आर डिफाइंड। क्योंकि शुरुआत में तो लोग यही मेजर करते थे, मास, लेंथ और टाइम, तो उन 3 को ही केवल डिफाइन किया गया था। बाद में अलग अलग क्वांटिटी आई तो अलग अलग डिफाइन करना पड़ा। तो इसके अंदर देखो, M स्टैंड फॉर द मीटर, K स्टैंड फॉर किलोग्राम, S स्टैंड फॉर सेकंड, सिमिलरली C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकंड, F फॉर फीट, P फॉर पाउंड और S फॉर सेकंड। तो इसके अंदर आपको पता चल गया होगा कौन कौन सी 3 क्वांटिटीज है, लेंथ, मास एंड टाइम। अब अगर आप इसमें देखोगे तो जो मास है यहां पे M जो है दैट इज स्टैंड फॉर मीटर, किसके लिए है, मीटर, K फॉर किलोग्राम एंड S फॉर सेकंड। इसके अंदर देखेंगे C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकंड। And in this one, F for feet, length measure in feet, P for pound, and S for second. S for second. समझ में आ गई चीज, कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। These are 3 unit system, MKS, CGS and FPS. In 3 system, only 3 physical quantities are defined. But इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम आता है that is the SI system. इन सब के बाद कौन सा आया, इन सब का काका आया कौन सा, SI सिस्टम। वो बोला भाई देखो आपका अलग अलग कंट्री का अलग अलग नहीं चलेगा काम, सब में, सभी कंट्री में क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, ताकि सब लोग समझ सकें। ऐसा थोड़ी है भाई यहां आऊं तो अलग पढ़ूं, मैं USA जाऊं तो अलग पढ़ूं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो इसीलिए फिर एक कॉमन सिस्टम बना, दैट इज SI सिस्टम, इट इज नोन एज द सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल। इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम जो होता है दैट इज द SI सिस्टम। क्या बोलेंगे इसको, SI सिस्टम। अब इसमें होता क्या है, इसके अंदर हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी डिफाइन की गई। कितनी की, 7 फंडामेंटल, और डेराइव्ड तो बहुत सारी की थी, डेराइव्ड तो बहुत सारी है।
और +2 सप्लीमेंट्री, 2 सप्लीमेंट्री। ये सब किस में डिफाइन किया गया? एसआई के अंदर। 7 फंडामेंटल तो कौन सी होगी? जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हम लोग पढ़ते हैं, कौन कौन सी पढ़ते हैं बताओ वापस से देखें। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 है। इसके लिए यूनिट क्या दी गई? मीटर। क्या यूनिट दी गई थी? जिसको लिखते हैं एम से। मास किलोग्राम, जिसको लिखेंगे किससे? केजी से। टाइम सेकंड, जिसको लिखेंगे किससे? एस। टेम्परेचर केल्विन, इसको किसे लिखेंगे? के। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, जिसको लिखते हैं सी और डी। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, जिसको लिखते हैं कैपिटल ए से। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, जिसको लिखते हैं एमओएल। ठीक है। अब इसके अंदर डेराइव तो बहुत सारी है। जैसे बात करें फोर्स, फोर्स के लिए क्या होता है? न्यूटन। क्या है? न्यूटन। एन। प्रेशर पास्कल, नॉन एज पीए। वर्क एंड एनर्जी जूल, दैट इज जे। ठीक है। इस तरह से बहुत सारी चीजें आती है। सप्लीमेंट्री के अंदर 2 है हमारे पास, 1 फॉर प्लेन एंगल, दैट इज रेडियन, एंड 1 फॉर सॉलिड एंगल, दैट इज स्टेरेडियन। ये हमारे पास है। तो ये सब की सब किसमें डिफाइन की गई थी? एसआई यूनिट सिस्टम के अंदर। तो दिस इज ऑल अबाउट योर वेरी बेसिक थिंग ऑफ द फिजिक्स। व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट, टाइप ऑफ यूनिट, एंड यूनिट सिस्टम। ये चीजें हमने आज की क्लास में डिस्कस की है। तो सबसे बेसिक चीज जो फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले है, ये आपको पता होनी चाहिए। इन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज डायमेंशन। दैट इज डायमेंशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग विद अस। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। ओके।